नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत चोपड़ा और आप देख रहे हैं दृष्टिकोण टीवी। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या उद्धव सरकार जाने वाली है? उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे क्या? ये वो प्रश्न है जो अब राजनीतिक गलियारों में बहुत ही गर्मजोशी के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं पिछले कई दिनों से। महाराष्ट्र सरकार जब बनी तो सबको पता है कि उसके जो मेन डायरेक्टर थे, जो करता धरता थे बिहाइंड द सीन, शरद पवार जी, तो पहले 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन उसके बाद एक के बाद जो एक घटनाक्रम हुआ, उसमें कहीं ना कहीं ये एक चीज निकल कर आ रही है कि एनसीपी जो इसमें एक शीट एंकर का रोल प्ले कर रही है, जो 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 एक मेन शरद पवार जो हैं वो एक डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं कि पीछे से वो किस तरह से सभी कलाकारों से कैसे क्या काम लेना है, वो उससे कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी 2 बानगियां बड़ी साफ कल नजर आई। पहला तो जब संजय राउत पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करने के लिए दिल्ली आए, तो पत्रकारों ने जब उनसे कंगना के बारे में, एसएसआर के बारे में, या जया बच्चन जी ने जो बयान दिया राज्यसभा में उसके बारे में बोलने की, कुछ भी पूछने की कोशिश की, तो वो संजय राउत जो इतने मुखर हैं या अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, वो संजय राउत जो कंगना राउत को हरामखोर बोलते थे, वो संजय राउत जिन्होंने जया बच्चन जी की तारीफ करी सामना में, सामना के एडिटर हैं वो, तो सामना में जो उन्होंने उनकी तारीफ करी, उनका जो गुणगान किया, प्रशस्ति गान किया, इतना मुखर बोलने वाले संजय राउत सिर्फ इतना कहकर कन्नी काट गए कि हम तो गांधी जी के 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। उन्होंने गांधी जी के 3 बंदर तक नहीं बोला, मतलब इतनी सावधानी से शब्दों को चबा चबा कर बोला उन्होंने कि हम तो गांधी जी के 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, यानी कि ना बोल बुरा, ना सुन बुरा, ना देख बुरा, इतना कह के वो अपना निकल लिए। उन्होंने तो जो स्टांस अपना चेंज किया या टोन डाउन हुए, वो तो चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। शायद परिस्थितियों को भांप कर या देश की जनता का मूड देखकर, महाराष्ट्र की जनता का मूड देखकर उन्होंने एक राजनीतिक स्टांस लिया होगा। लेकिन दूसरी तरफ इस पिछले जब से ये पाल घर का प्रकरण हुआ, सुशांत सिंह राजपूत का प्रकरण हुआ, दिशा सालियान का प्रकरण हुआ, कंगना रनौत का घर तोड़ा गया, इस पर जो इनके साथ जो सबसे मजबूती के साथ खड़े थे प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो एनसीपी कोटे से आते हैं, शरद पवार के खासम खास हैं, इसलिए गृह मंत्री भी हैं। तो कल जब उनसे मुंबई में पत्रकारों ने पूछने की कोशिश की कंगना के मुद्दे पर, जया बच्चन जी के मुद्दे पर, या बाकी सभी ये जितने भी अभी कंट्रोवर्सीज महाराष्ट्र से रिलेटेड चल रही हैं, तो उन्होंने एकदम चुप्पी साध ली, कुछ भी नहीं बोला। हालांकि उस समय वहां पर जितने भी पत्रकार थे, अधिकतर वो अधिकांश हिंदी भाषी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप बताइए। तो उन्होंने बचने का जो एक एस्केप रूट, जो निकलने का रास्ता ढूंढा, उन्होंने मराठी में कुछ छोटा मोटा सा बयान दिया, जो कि हिंदी भाषी पत्रकार उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि आप हिंदी में बोलिए, लेकिन वो हिंदी में कुछ नहीं बोले, गाड़ी में बैठे और वो भी निकल लिए। ये वही अनिल देशमुख थे जिन्होंने कंगना वाले केस में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मुंबई में आने में, रहने में जिसको भी डर लगता है उसको मुंबई आने की जरूरत नहीं है। तो इतने मुखर अनिल देशमुख किसके इशारे पर चुप्पी साध गए, किसके इशारे पर उन्होंने ये स्टांस चेंज किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रश्न है। अब इस सारे में आप देखेंगे कि कांग्रेस पहले दिन से बिल्कुल चुपचाप शांत होकर एक तरफ को बैठी है। उनका कहीं कुछ लेना देना नहीं, कुछ बयान नहीं, कोई कुछ नहीं। उनके मंत्री सिर्फ अपना काम करने में लगे हुए हैं। वो काम थोड़े दिनों में हो सकता है जनता के सामने निकल कर भी आए कि उन्होंने क्या कारगुजारियां करी हैं। लेकिन
एनसीपी जो कि बड़ा एक्टिवली रोल प्ले कर रही थी सरकार में, धीरे धीरे उसने भी हाथ खींचना शुरू कर दिया है। और सबसे नोट करने वाली बात यह है कि पाल घर के मुद्दे पर बदनामी झेलनी पड़ी शिवसेना को। कोरोना में जो उद्धव सारे मामले को संभाल नहीं पाए और जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ महाराष्ट्र के अंदर, तो उसकी नाकामी का ठीकरा किसके ऊपर फूटा? उद्धव ठाकरे के ऊपर। फिर उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत होती है, उसका सारा जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? उद्धव ठाकरे के ऊपर। फिर कंगना रनौत जब सीन में आती है, उनका घर तोड़ा जाता है, उनका ऑफिस जब तोड़ा जाता है, उसका छज्जा गिराया जाता है बीएमसी के द्वारा, उसका सारा ठीकरा किसके ऊपर फूटता है? उद्धव ठाकरे के ऊपर या शिवसेना के ऊपर। यहां तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जो लताड़ा है बीएमसी को, तो वो बीएमसी को लताड़ा और शिवसेना को लताड़ा। उसमें भी सीधी सीधी उंगली शिवसेना की तरफ उठी। और जिस तरह से शिवसेना की जो शुरू से एक प्रतिबद्धता रही है, उनकी जो आइडियोलॉजी रही है, लगातार जब से ये सरकार बनी है, ये उस आइडियोलॉजी से बाहर निकलकर जो एक अपना एक दूसरा ही चेहरा, सेक्युलर चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही है, उसके चलते शिवसेना के अंदर भी बहुत बेचैनी है। शिवसेना के एमएलए बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, शिवसेना के बहुत से विधायक ऐसे हैं जो कि अंदर चुपचाप मीटिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो शिवसेना छोड़ने के चक्कर में हैं, और कहीं ना कहीं इस बात की खबर भांप ली है शरद पवार, जो राजनीति के बहुत मजे हुए माहिर खिलाड़ी हैं, और उसी के चलते उन्होंने समय की नजाकत देखते हुए धीरे धीरे हाथ इस तरह से खींचा है कि जैसे कि एक माहिर राजनीतिक जब ये भांप लेता है कि हाँ इस सरकार के दिन अब कम रह गए हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से अलग कर रहे हैं कि इस सरकार के गिरने का या इस सरकार के टूटने का जो ठीकरा है वो उद्धव ठाकरे के ऊपर फूटे, वो शिवसेना के ऊपर फूटे। अब इस सारे में अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर आप ध्यान देंगे तो सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? सबसे बड़ा लूजर होगा शिवसेना, सबसे बड़ा लूजर होगा उद्धव ठाकरे। क्योंकि उद्धव ठाकरे निजी जीवन में अगर एक ईमानदार छवि भी रखते हैं, एक सहज उनकी एक छवि है जिसमें कहीं ना कहीं करप्शन का बहुत कोई उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम कोई नहीं लगा सकता, लेकिन वो जो आदित्य ठाकरे का लगातार कहीं ना कहीं नाम आ रहा है कई केसेस के अंदर, तो वो जो उसके ऊपर उन्होंने चुप्पी साध रखी है, और ऊपर से एक शकुनी मामा का रोल निभाते हुए संजय राउत ने जो इतना सारा राजनीतिक रायता फैलाया है महाराष्ट्र में, तो इसमें जो उनकी चुप्पी है वो उनको धृतराष्ट्रीय जो उनकी चुप्पी है उसकी कहीं ना कहीं कीमत उद्धव ठाकरे को चुकानी ही पड़ेगी। आज जिस तरह से वहां पर हालात हैं, और यहां पर यह कहना तो उचित नहीं होगा कि जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, लेकिन यहां पर यह कहना सर्वदा उचित होगा कि एक माहिर राजनीतिक खिलाड़ी के नाते जिस तरह से शरद पवार और एनसीपी आज सरकार से और उद्धव ठाकरे की तरफ से हाथ खींच रहे हैं, और कांग्रेस जिसने पहले दिन से इस सारे मामले पर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है, वो भी धीरे धीरे अपने आप को साइड कर रही है, और उद्धव ठाकरे और शिवसेना अकेले पड़ते जा रहे हैं। तो ये राजनीतिक पटल के ऊपर एक साफ इबारत लिखी हुई है कि अब उद्धव सरकार जो है, उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, वो अब कुछ दिनों की या कुछ महीनों की मेहमान है। अब ये घटना आज घटित होगी या अगले महीने होगी या उससे अगले महीने होगी, लेकिन आज एक अगर राजनीतिक आकलन करें तो इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कहा जा सकता है कि शायद उद्धव ठाकरे सरकार 2021 में प्रवेश नहीं कर पाएगी, वहां पर सरकार गिरेगी। उसके बाद क्या हालात होंगे, दोबारा से चुनाव होंगे या कोई और समीकरण बनेगा, ये बात की बात है, इसके ऊपर विश्लेषण हम बाद में करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार 2021 में एंटर नहीं हो पाएगी, ये दृष्टिकोण का अपना आकलन है,
और अगर आपको भी लगता है कि दृष्टिकोण का ये आकलन सही है तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करिए। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना समय रहते आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।